स्टूडेंट्स, आपको एक क्वेश्चन मैं पहले देना चाहूंगा और उस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों से कि जितने भी सब्सटेंस आपको अपने चारों तरफ दिख रहे हैं, अभी एक बार आप देख लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो, चाहे तो आसपास देख लीजिए आपको क्या क्या दिख रहा है। तो जो भी सब्सटेंस आपको दिख रहा है उसमें से कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है और कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाता। जैसे कि वायर्स अगर आपको दिख रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल वायर्स या बल्ब दिख रहा होगा, तो वहां पे क्या होती है, करंट पास हो जाती है, वहां पे क्या होता है, बल्ब जल उठता है जब भी हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो आपको इससे समझ में आएगा कि कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे सब्सटेंस हैं, बहुत सारे मैटर हैं। मैटर कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो ये जो मैटर्स हैं ये या तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे स्टूडेंट्स, या उसको पास नहीं करते। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की, मैटर की, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, कि वो करंट को अपने में से होकर के पास होने दे रहा है या नहीं होने दे रहा है। लेकिन हम ये कैसे पता करेंगे स्टूडेंट्स कि कौन से सब्सटेंस है वो क्यों इस तरह की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं, कि किसी में करंट फ्लो होता है और किसी में नहीं होता। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये समझना पड़ेगा और उसके बाद ये चीज हम आगे जानेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी वो वजह है जिसके कारण आपका बुझा हुआ बल्ब जल उठता है। ठीक है, तो ये एक स्मार्ट एग्जांपल है। अगर आपको डायरेक्टली किसी को समझाना है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जिसको इलेक्ट्रिकल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो वो इस एग्जांपल से समझ सकता है कि जो बुझा हुआ बल्ब है उसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तभी वो जल उठता है। तो आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आपको एग्जांपल भी पता है। बट हमारे जो रिसर्चर्स थे पहले के, जैसे कि सर विलियम क्रुक्स हैं, जे थॉमसन है, नील बोर्स है, ठीक है, रदरफोर्ड है, ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का नाम आप जानते ही होंगे। तो ऐसे जो वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों ने क्या किया है, खोज की है, एक थ्योरी बनाई है और उस थ्योरी के ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं आई। वो थ्योरी को सबने अपनाया है और वो प्रूवन भी है, प्रूफ भी है उसका। तो वो थ्योरी है मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी इन मैटर। मतलब कि आपके जो मैटर्स हैं, मैटर मतलब क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। तो ये जो मैटर है इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि जो भी सामान आप अपने आसपास देख रहे हैं स्टूडेंट, उसका जो स्मॉलेस्ट, क्या बोलना चाहिए, स्मॉलेस्ट पार्ट है, वो क्या है, वो है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, अणु। अणु पढ़े होंगे आप लोग। किसी भी पदार्थ की सूक्ष्म इकाई क्या है, अणु है। और अणु से भी सूक्ष्म क्या है, परमाणु, क्योंकि परमाणु से मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, एटम। एटम को ही क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। तो जब परमाणुओं से मिलकर क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल बन रहा है, और मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बनता है, सब्सटेंस बनता है। ठीक है, यहाँ पे मैं सब्सटेंस लिख देता हूं। सब्सटेंस या मैटर एक ही बात है। सब्सटेंस या मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट था वो क्या था, मॉलिक्यूल था। और मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना हुआ है। मगर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एटम के भी अंदर आता है, मतलब एटम के अंदर भी जो पार्टिकल्स हैं उसके बारे में है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एटम है, आपको वैसे पता होगा, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा आपका। एटम के अंदर क्या है, दो पार्ट होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा पार्ट होता है आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। तो अब आपको बताना होगा मुझे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा। तो भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है पिछली कक्षाओं में, और न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर 0 लिखते हैं। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। और पी जो होता है इसको प्रोटॉन बोलते हैं, इसमें क्या होता है, प्लस पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसको मैं सिर्फ पॉजिटिव लिख रहा हूं भाई। एक्स्ट्रा न्यूक्लियस क्या होता है, ये होता है इसमें इलेक्ट्रॉन।
क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या होता है, निगेटिवली चार्ज्ड। ये सब क्या है, ये सब पार्टिकल के नाम है जो कि एटम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसके स्ट्रक्चर में बना के दिखाता हूं। इसके स्ट्रक्चर हम लेते हैं, एक सर्कल में ले लेता हूं। ठीक है, ये छोटा सा एक सर्कल ले लिया मैंने। ये आपका क्या है, ये न्यूक्लियस है। क्या है आपका, न्यूक्लियस है। इसमें प्रोटॉन है P+ और N0 न्यूट्रॉन। अब जो एटम का ओवरऑल साइज होता है, ठीक है, ये ओवरऑल साइज जो होता है एटम का, वो न्यूक्लियस के साइज के काफी बड़ा होता है, मतलब न्यूक्लियस के साइज से काफी बड़ा होता है। और जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के कंपैरिजन में काफी छोटा होता है। तो इसके बीच वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये बीच का जो खाली पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस बोलते हैं। और बीच वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट है, इसमें क्या होते हैं, इसमें सर्कुलर ऑर्बिट्स बने होते हैं। ये सर्कुलर ऑर्बिट्स बने होते हैं, और इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो जिसके बारे में अभी बताया आपको मैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो इसमें मूव होते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये बना देता हूं। अभी जो मैं इलेक्ट्रॉन्स बता रहा हूं कि किस ऑर्बिट में कितने होंगे, तो ये सबका एक अलग से कैलकुलेशन है, और वही कैलकुलेशन को बताया गया है इसमें बोर के एटॉमिक मॉडल में। ठीक है, जो बोर्स का एटॉमिक मॉडल था उसमें इसके बारे में बताया गया था। ठीक है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताना चाहूंगा कि जो आपका न्यूक्लियस है, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जो कि मूव होता रहता है सर्कुलर ऑर्बिट में। तो ये जो पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, यही पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मैटर के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को बताने के लिए। इन्हीं के काउंट से, जैसे कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को मैं एक चीज बता रहा हूं, एटॉमिक वेट। ये नोट कर लीजिए, आप नोट करते चलिए मेरे साथ में, तभी आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। एटॉमिक वेट क्या होता है, इसमें हम लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, तो आपको क्या मिल जाएगा, उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट मिल जाएगा, या उस मैटर का एटॉमिक वेट मिल जाएगा, जिस भी एलिमेंट से वो मिलकर के बना है। दूसरा इसमें टर्म आता है एटॉमिक नंबर। क्या आता है, एटॉमिक नंबर। तो जो एटॉमिक नंबर है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और देखिए एंड नहीं लिखा मैंने, और इलेक्ट्रॉन। जनरली होता क्या है, जब अगर आप देखें कोई भी नॉर्मल कंडीशन में, इन नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर पे जो आपका एटम होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, एटम जो होता है, उस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल। तो इस कंडीशन में जो आपका सब्सटेंस है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। सेकेंड जो कंडीशन है वो ये होता है कि अगर आपने क्या किया, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, ठीक है, उस एटम में से अगर हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो एटम है वो क्या हो जाएगा, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें से कम हो जाएंगे। अब चूंकि क्या था, इसका जो चार्ज था प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, न्यूट्रलाइज कर रहे थे। बट अब इलेक्ट्रॉन उसमें कम हो गया, इसका मतलब कौन ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए, ज्यादा हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इसके कारण क्या होता है कि जो नेट चार्ज है एटम का,
नेट चार्ज ऑफ एटम, नेट चार्ज ऑफ एटम ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसको बोलते हैं कि ये जो मैटर है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव है। थर्ड जो केस आता है इसमें हम क्या करते हैं, हम सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन का, हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ाते हैं, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो जो सब्सटेंस है जिसके एटम में हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो वो क्या हो जाता है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, और प्रोटॉन की संख्या कम हो जाती है, जिससे आपका जो नेट चार्ज होता है एटम का, नेट चार्ज वो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है वो, निगेटिव। तो इतनी सी चीज थी, आपको इतना समझना था इसमें कि कैसे कैसे किस किस कंडीशन में किस तरह की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ये एग्जिबिट कर सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक इसमें बताना चाहूंगा, वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19, और ये क्या होता है, कूलम में है। ठीक है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वही जस्ट ऑपोजिट होता है, बट अमाउंट सेम होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इसके चार्जेस हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इन दोनों का क्या है, अमाउंट क्या है, सेम है। चार्ज का जो अमाउंट है दैट इज सेम, बट दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट पोलैरिटी के हैं। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अगर एक किसी एटम में क्या है, किसी एटम में अगर इक्वल नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन्स है और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और ओवरऑल जो नेट चार्ज होगा एटम का वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब एटम पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। बट इसी को अगर अपन उल्टा समझे कि इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, एटम को निगेटिवली चार्ज बना देंगे। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन को कम कर लिया जाए तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हमारा एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जिससे हमारा सब्सटेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सो इतना मुझे आपको इसमें बताना था, बट थोड़ा सा और है जो कि बोर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड है, जो कि आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं थोड़ा सा टच करूंगा वो चीज को, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम थोड़ा सा देखने वाले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इसको हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता होगा कौन से दो मेटल हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए। सबसे पहला है एल्यूमिनियम, दूसरा है कॉपर। अब आपको क्या पता होगा कि जो एल्यूमिनियम है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 13 है। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। ठीक है, दोनों ही क्या है, मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत खास है, क्योंकि अभी मैं आपको इसका अरेंजमेंट बताऊंगा, कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। कि सबसे पहले एल्यूमिनियम को लेते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 13। इसका मतलब क्या है, एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 13 है, और एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई, 13 है। ठीक है, अभी हम एटॉमिक वेट के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, और न्यूट्रॉन तो क्या होता है, जीरो चार्ज का होता है, इसलिए उसको अभी हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। तो अगर हम इसको बनाना चाहें तो क्या होता है, देखो ये नाभिक हो गई, ठीक है, सेंट्रल पार्ट हो गया। इसमें क्या होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। अब कितने प्रोटॉन होंगे, तो 13 प्रोटॉन होंगे। इसके बाद क्या होता है, ऑर्बिट होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। बट इसमें बात यहाँ पे फंसती है कि भाई ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है, ये इसमें एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, ये सर्कुलर है भाई, देखो मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो आप ऐसे समझ लेना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो मैं जनरली एक स्टैंडर्ड बनाता हूं, फिर मैं अपन एल्यूमिनियम पर आएंगे। एक मैं अभी स्टैंडर्ड ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए इस तरीके से होता है, जनरली 4 इसमें हम यूज करते हैं। सबसे पहले n = 1, ठीक है,
सेकंड में आता है n इक्वल्स टू 2, ये n इक्वल्स टू 3 और सबसे लास्ट वाला n इक्वल टू 4। तो ये है क्या? ये होता है एनर्जी लेवल्स। क्या होते हैं? एनर्जी लेवल्स। सभी ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। सभी ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। तो इसमें आपको मिलेगा n इक्वल्स टू, जब हम 1 बोल रहे हैं तो ये न्यूक्लियस के सबसे पास वाला ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी अलग होती है, जिसको हम बोलते हैं के लेवल। इसको लेवल बोलते हैं, के लेवल नाम दिया गया है। इसका कोई रीजन नहीं है, बस एक नाम दिया गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। सेकंड होता है n इक्वल्स टू 2, इसको नाम दिया गया है L, ये जस्ट बाद वाली होती है। n इक्वल्स टू 3, इसको नाम दिया गया है M, और n इक्वल्स टू 4, इस ऑर्बिट को नाम दिया गया है N। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब इसमें आपको ये समझना है कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है 2n²। अब यहाँ पे n की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। आप देखते जाइएगा, अगर मुझे निकालना है n इक्वल्स टू 1 पे कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता हूँ, तो 2n² वाले फॉर्मूले में हम जैसे ही रखेंगे तो हमको आंसर यहाँ पे मिलेगा। चलिए स्टार्ट करके देखते हैं रख के। तो यहाँ पे जैसे ही मैं 2n² पे n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है? पहले ऑर्बिट में हम कितना रख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। सेकंड में क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2n² वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 इंटू 4, और इस पे क्या आ जाएगा? 2 इंटू 4 इज 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? एकोमोडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट में 2 इंटू 3 स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 2 इंटू 3 स्क्वायर कितना होगा? 9। तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स हम रख सकते हैं। नेक्स्ट n इक्वल्स टू 4 पे 2 इंटू 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 16, एंड दिस विल गिव यू 32 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब समझ रहे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बता रहा हूं मैं, कि किस ऑर्बिट में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। अभी हम देखते हैं किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए। चलिए, एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट क्या है? सॉरी, एटॉमिक वेट इसका मैं बता देता हूं आपको, लगभग 27 है इसका एटॉमिक वेट, बट इसका एटॉमिक नंबर में हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। मतलब इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 13 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 13 होंगे, ठीक है। अब इसका देखिए मैं बना रहा हूं, इसकी जो पहली कक्षा होगी n इक्वल्स टू 1, तो इसमें 2n² के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन हमारे आ जाएंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। n इक्वल टू 2 में देखो 13 में से 2 गए तो कितने बचे? 11 बच गए। अब 11 में से सेकंड में कितना है बताओ? अभी बताया था मैं, सेकंड में कितना है? सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं। तो सेकंड में क्या कर देंगे हम? 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर देंगे। अब 8 और 2 कितने हो गए? 10, और टोटल कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 13 है। तो 13 में से 10 गए, कितने बचा? 3। तो थर्ड वाला जो ऑर्बिट है इसमें क्या आ जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। चलिए अब इसको अपन ड्रॉ करके देखते हैं किस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑर्बिट है वो इस तरीके से मैंने बना लिया। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस है, नाभिक है। अब इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, तो मैं पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रख देता हूँ। ये ब्लू कलर के सर्कल, छोटे सर्कल से मैंने इलेक्ट्रॉन को दिखाया है। तो यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को रख दिया है स्टूडेंट्स। इसके बाद सेकंड है, चलिए कोशिश करिए, आप लोग भी बताइए क्या रख सकते हैं। आप लोग भी ड्रॉ करते जाइए। देखिए मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है स्टूडेंट्स, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ अच्छी बनाने की। चलिए अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन? 8 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। तो 8 रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमने क्या रखा? सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को रख दिया। अब बारी है थर्ड ऑर्बिट की। तो तीसरा ऑर्बिट क्या हो जाएगा? ये आपका इस तरीके से थर्ड ऑर्बिट में बना रहा हूं। इस थर्ड ऑर्बिट में क्या रखेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे, कितने? 3। तो 1 2 एंड 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे? आपके लास्ट ऑर्बिट में आ जाते हैं। तो ये है आपका एल्यूमिनियम का एटॉमिक मॉडल। तो इसमें जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है ना, यही डिफाइन करते हैं किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी को, बट वो आगे हम लोग देखने वाले हैं। पहले उसके पहले भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको समझना जरूरी है। तो आपको समझ में आया ही होगा
ऐसे ही मैं क्या चाहता हूं कि आप कॉपर का क्या करिए, ये कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। जैसे कि अगर मैं एल्यूमिनियम का लिखना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, 2,8,3 ऐसा लिखूंगा, 2,8,3। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में मुझे लिखें, कमेंट में लिख करके बताएं कि भाई कॉपर के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। कॉपर के लिए ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कि कॉपर के n इक्वल्स टू 1 पे क्या कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कॉपर के n इक्वल्स टू 2 पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, n इक्वल टू 4 पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे, ये आप बताइए। इस तरीके से बस कमेंट में आपको लिखना है कॉपर Cu और यहाँ पे ये नंबर्स लिख देने हैं जो आपको आपके कैलकुलेशन से आपको मिलता है। तो वो लिख करके आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे लगेगा कि आपने सीख लिया इस चीज को। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो मुझे अच्छे ऐसे पता चलेगा कि आप लोग लर्न कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो ये पहली बात मैंने आपको बताई कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इस पे किया जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं भाई। क्या रूल्स हैं कि लास्ट ऑर्बिट में क्या होना चाहिए, लास्ट ऑर्बिट मस्ट बी, ऐसे लिखते हैं इसको, ये बताना चाह रहा हूं कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में वो 8 ही होंगे, 8 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड मतलब वहां पे हम रख सकते हैं, एकोमोडेटेड इन लास्ट ऑर्बिट इज 8। सिर्फ 8 ही, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हम लास्ट ऑर्बिट में रख सकते हैं किसी भी एटम के। ये एक रूल हो गया। और सबका डिफाइंड है, सभी एनर्जी लेवल्स मतलब n इक्वल्स टू 1, 2, 3 इन सब का डिफाइंड है कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बट मैक्सिमम कितना जाएगा, 4 तक जाएगा, और 4 पे कितना आता है, 32 आता है, तो 32 तक जा सकता है। और लास्ट ऑर्बिट होगा तो 8 ही आएगा उसमें। ठीक है, सिर्फ 8 ही अपन क्या रख सकते हैं, उस पे इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। सो ये रूल था। अब इसमें मैं बता दूं आपको, ये है n इक्वल्स टू 1, ये सेकंड है n इक्वल्स टू 2 और ये लास्ट वाला n इक्वल्स टू 3। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा बोर एटॉमिक मॉडल। अब इन्हीं का मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा जिससे आप नेचर को समझ पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के। सो आई विल स्टार्ट फॉर नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी जो मैंने बताया था नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहला होता है पॉजिटिवली चार्ज। क्या हो सकते हैं मैटर्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो सकते हैं। ठीक है, मैटर्स कैन बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। सेकंड, निगेटिवली चार्ज्ड, मैटर्स कैन बी निगेटिवली चार्ज्ड हो सकते हैं। या क्या हो सकते हैं मैटर्स, ठीक है, न्यूट्रल हो सकते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल इट मीन्स नो चार्ज, नो नेट चार्ज। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें किसी भी एटम या मैटर के अंदर में, किसी भी मैटर के एक एटम के अंदर में अगर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन द नेट चार्ज इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। निगेटिवली चार्ज के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस केस में क्या होगा, हमारा जो एटम है, हमारा जो सब्सटेंस है, वो क्या होगा, निगेटिवली चार्ज्ड होगा। और जब ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, जब ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तब क्या होगा, हमारा नो चार्ज होगा, नेट चार्ज क्या होगा एटम का, 0 होगा। तो ये था आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी इन मैटर। अब मैं आपको बताने जाऊंगा चार्ज का यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज चार्ज का जो यूनिट है वो हम बताने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दिए होंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, आपने देखा जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है बहुत छोटा सा पार्टिकल है और उसमें जो चार्ज है वो भी बहुत कम है, बहुत मान्यूट है। मतलब एक छोटे से कण के ऊपर, कण ही है ना इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल में जो चार्ज है वो बहुत ही कम है।
तो उसको हम यूनिट नहीं ले सकते, वो एक मात्रक नहीं बन सकता, नहीं तो हमारे जो वैल्यूज आएंगे चार्ज के बहुत बड़े बड़े आएंगे, तो वो कन्वीनियंट नहीं होता। इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि भाई मिक्स कर दिया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करके एक एक मतलब एप्रिशिएबल अमाउंट बनाया जो कि चार्ज कहलाया, और वो चार्ज का यूनिट कूलाम रखा उन्होंने। समझ में आया? तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिला करके उन्होंने क्या बनाया था, है ना, एक कूलम बनाया। तो आपको मैं बता दूं किस तरीके से चार्ज का यूनिट होता है। सो यूनिट ऑफ चार्ज, ये टॉपिक आप डाल लेंगे। चार्ज का जो यूनिट है वो होता है 1 कूलम। क्या होता है? 1 नहीं, 1 तो यूनिट है, जस्ट कूलम होता है। इसको हम 1c से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जस्ट c से भी रिप्रेजेंट करोगे आप। लेकिन मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूं आपको ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज को मात्रक नहीं माना गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लिए गए और उसका टोटल निकाला गया, उसके चार्ज का क्या निकाला गया, टोटल निकाला गया। और टोटल निकाल करके एक कूलम में एक क्वांटिटी बनाई गई जो कि 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर होती है। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं, 1 कूलम इज इक्वल टू चार्ज ऑन 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे अगर आपको मैं बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो आप निकाल सकते हैं यहां से चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन 625 इंटू 10⁻16 कूलम। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, प्लीज कर लीजिए वीडियो पॉज करके, आपको बहुत इंगेजिंग लगेगा और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आपको एक इलेक्ट्रॉन में इस तरीके से चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो ये आपका क्या है, अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है चार्ज का। ठीक है, ये 1.602 इंटू 10⁻⁻19। बट आपको पता है इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, एक निगेटिव साइन इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट प्रोटॉन में क्या होता है, उल्टा होता है, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन। बहुत ही सिंपल लग रहा होगा आपको ये लेक्चर, इज इक्वल टू प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्लियरली यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा जो कि है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन के बारे में। कुछ स्पेसिफिक चीज बताऊंगा इलेक्ट्रॉन की आपको मैं। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी तक हमने क्या जाना, दी इलेक्ट्रॉन, टॉपिक डाल देता हूं मैं, दी इलेक्ट्रॉन। तो भाई इलेक्ट्रॉन में क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E इज इक्वल्स टू -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और अगर आप ग्राम में लिख रहे हैं तो यही हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻28 kg, सॉरी ग्राम। डायरेक्टली ये डेटा पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह के डेटा को पूछ लिया जाता है। ध्यान ये रखना है कि ये मैग्नीट्यूड अगर सेम दिया है तो आपको सामने ये साइन चेक कर लेना है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका चार्ज होगा माइनस में। ठीक है, इसको ध्यान से आप नोट करके देख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, इसके मास और इसके चार्ज के बाद इसका रेडियस देखते हैं। तो पार्टिकल जो होता है इलेक्ट्रॉन, उसका रेडियस बहुत ही छोटा होता है और उस रेडियस की वैल्यू भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 1.9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, -15 मीटर ये रेडियस होता है किसी इलेक्ट्रॉन का। अब हमने क्या किया, E/m रेशियो निकाला। E/m रेशियो निकाला किसका, इलेक्ट्रॉन का।
तो हमको जब इसका रेशियो हमने निकाला तो हमारे पास डेटा आया 1.77। जस्ट ई कैलसी में रख दो और m रख दो, आपके पास आ जाएगा 1.77 इंटू 10⁻11। अब ई ऊपर में है, ई का यूनिट क्या होता है, कूलम पर, m क्या है, मास है, और मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम में रख देते हैं। तो ये आपको जो वैल्यू मिल रही है ये क्या बताती है, देखिए स्टूडेंट्स ये क्या बताएगी, ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे तो E/m रेशियो जो है, E/m रेशियो आपको बता रहा है कि जो मास है वो कितना है, 1 किलोग्राम। तो पर किलोग्राम में चार्ज कितना है, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, चार्ज की वैल्यू आपको मिलेगी 1.77 इंटू 10⁻11। इस चीज का क्या मतलब है कि इन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का आप 1 किलोग्राम मास ले लो तो उसमें कितने हैं, 1.77 इंटू 10⁻11 कूलम चार्ज होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है तो भी उसमें जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है, ठीक है, वो उसके चार्ज के कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो उसमें प्रेजेंट चार्ज के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्या कम होता है, चार्ज किसी इलेक्ट्रॉन का, किसके कंपैरिजन में, उसी इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ही ज्यादा मोबाइल है, मतलब हल्का हो गया, मास कम हुआ मतलब बहुत ही हल्का है। हल्का है तो जल्दी से क्या कर सकता है, फ्लो हो सकता है या मूव हो सकता है। तो वो क्या हो रहा है, अभी मूव हो रहा है, इजिली मूव हो रहा है। अब चार्ज बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के पास, कितना है, चार्ज बहुत ज्यादा है उसके मास के कंपैरिजन में। तो चार्ज ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, उसका जो इन्फ्लुएंस होगा किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, वो काफी ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से प्रभावित हो जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आने से। जो इलेक्ट्रॉन है उसमें चार्ज ज्यादा होने की वजह से वो जल्दी से क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। तो यहां तक आपको समझ में आया इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने क्या क्या कंफर्म कर लिया, क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद हमने देखा मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी इन मैटर, ये 2 पॉइंट देख लिए। इसके बाद हमने देखा नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या नेचर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। फोर्थ हमने देखा कि चार्ज का यूनिट क्या है, ठीक है, चार्ज का यूनिट हमने कंप्लीट किया। और फिफ्थ हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो क्या होता है। तो यहां तक हमने काफी कुछ आज स्टडी किया है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे रोकता हूं क्योंकि काफी लेक्चर लंबा हो जाने से भी दिक्कत होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। सो आप मुझे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी, वो डिटेल्स आप जरूर स्टडी करिए। और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा, जो भी लेक्चर आपको मिलेगा, उसमें हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट प्लीज प्रिपेयर नोट्स बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरे लेक्चर देखिए, लेक्चर देखने के बाद आप बंद कर दीजिए मोबाइल, बुक्स भी बंद रखिए, फिर एक पेज लीजिए और उस पेज में आप नोट करिए जो जो आपने आज पढ़ा है, ठीक है। तो उस पेज में जब आप सारा कुछ नोट कर लेंगे, उसके बाद आप मिलाइए कि आपने सही नोट किया है कि नहीं। तो वो आप जो दिमाग में समझ रहे हैं ना, वो आपको नोट करना है वहां पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी क्लास था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि आज मैंने कंप्लीट किया है। तो आप इसको फॉलो करिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।